नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सिल्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम संविधान का एक नया भाग यानी कि 4 क पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि मौलिक अधिकार वर्णित है, जो कि 51 क में 10 अधिकारों के रूप में और वर्तमान में 4 अधिकारों के रूप में वर्णित है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा इस वाली क्लास में हम जो भी आरपीएससी और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी सोल्व करेंगे। आरपीएससी के एग्जाम्स में फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्वेंटली कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की बात करें तो ये मूल संविधान में मौजूद नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने इसे हमारे संविधान में डाला था। एक समिति गठित की गई थी, जिसके जो सदस्य और जो चेयरपर्सन थे वो स्वर्ण सिंह थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के उपरांत ये 10 जो मूल कर्तव्य है वो हमारे भारतीय संविधान में डाले गए थे। हालांकि 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, परंतु स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश के दौरान क्या क्या चीजें कही उनको पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से मौजूद नहीं थी। पहली बात, ये कब जोड़ी गई? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई। और किसकी रिकमेंडेशन के अनुसार जोड़ी गई? तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार जोड़ी गई। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के अनुसार जोड़ी गई। हालांकि स्वर्ण सिंह ने तो कुल जो है स्वर्ण सिंह ने जो भी रिकमेंडेशन की थी उसमें से तो केवल 8 ही मानी गई थी, परंतु 2 और अन्य जोड़कर 10 जो है वो इस 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में टोटल जो आपके मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए। फिर बाद में जो 11वां जो है वो कब जोड़ा गया? तो वो आपके जोड़ा गया जो आपके 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो हुआ था, उसमें जो शिक्षा का अधिकार के तहत जो जोड़ा गया है वो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि ये तमाम सारे जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके 51 ए जो आर्टिकल है उसमें वर्णित है। किस प्रकार से ए बी सी डी तमाम सारे आर्टिकल वर्णित है, और ये जो लास्ट में जो जोड़ा गया यानी कि के जो है 51 ए के जो है वो बाद में जोड़ा गया, या फिर इसको टै भी कह सकते हैं हिंदी में लिखने वाले। 51 क टै जो है ये बाद में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो बाद में जोड़ा गया। हालांकि मूल रूप से जो स्वर्ण सिंह समिति है उसके केवल 8 ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसको कि अगर हम गिनती में लिखना चाहे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। तो इसके अंदर हम अगर वापस से देखना चाहें तो ये कौन कौन से जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा जोड़े गए। तो ये जो शुरुआती 8 आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये वाले जो 8 आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के उपरांत जोड़े गए थे। ये जो है जब संविधान संशोधन किया गया था तब आई और जे बाद में जोड़े गए। मतलब आई और जे जो है संविधान संशोधन जब किया गया था तब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में जोड़कर 10 को ही एक साथ 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और ये 11वां जो है वो बाद में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो है लागू कर मतलब किस प्रकार से किस किस को दिए गए हैं। तो ये केवल और केवल नागरिकों को दिए गए, मतलब नागरिकों के ही कर्तव्य होंगे, ये केवल विदेशियों पर लागू नहीं किए जा सकते या नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनको क्या है कि ये एनफोर्सेबल भी नहीं है, जैसे कि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य जो है ये भी न्यायालय के द्वारा लागू एनफोर्सेबल नहीं है, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात, क्या राज्य इसको लागू कर सकता है? तो राज्य इसको लागू कर सकता है, परंतु संविधान इस मामले में मौन है। संविधान ने इस मामले में राज्यों को कुछ भी नहीं कहा। हालांकि संसद ने कई बार कई सारे कानून बनाए हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से कानून बनाए हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों के ऊपर भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य के बारे में भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर इसकी मोटा मोटी विशेषताएं तो इस प्रकार से है। अब जब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से अधिकार वर्णित है, तो इसकी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है कि ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक जब हम गिनती गिनते हैं या फिर जो अल्फाबेट्स गिनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं कि ये कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले उसी ट्रिक को ही देख लेते हैं कि ये जो ए बी सी डी ई एफ, जैसे कि हमें पता है कि ये हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 51 क की, या फिर यूं कह दो कि आर्टिकल 51 ए की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो है जो कि हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं, अब इसके तहत और कौन कौन सी चीजें हैं।
तो सबसे पहले तो हम हिंदी में लिखें तो हिंदी में उसको क बोलेंगे, ठीक। 51 क ख बोलेंगे। इसी तरीके से 51 क ख ग, 51 क घ, 51 क ग, च, छ, झ, ज, जैसे झंडे वाला, च छ ज झ ञ और ट। जब इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे 51A, ठीक। इसी तरीके से 51AB, 51AC, 51AD, EF G, EFGH, I, J और K। ये इस प्रकार से 11 है। हालांकि मूल रूप से ये 10 ही थे और फिर बाद में जोड़कर ये 11 किए गए। जब हम इनकी फुल फॉर्म की बात करें, जो कि एक ट्रिक भी है, तो सबसे पहले ए से हमको याद रखना है एंथम। एंथम यानी कि जो हम राष्ट्रगान बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले वर्णित है कि किस प्रकार से हमें संविधान के आदर्शों, राष्ट्र के ध्वज, राष्ट्रगान और इनका आदर करना है। जब हम बी की बात करें तो बी की फुल फॉर्म हम बापू याद कर सकते हैं, हम भगत सिंह भी याद कर सकते हैं। यानी कि बापू और भगत सिंह ये दो धाराओं को बताते हैं कि बापू किस प्रकार से अहिंसात्मक आंदोलन की बात करते हैं, भगत सिंह जो है वो हिंसात्मक आंदोलन की बात करते हैं। यानी कि ये राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सेकंड वाला जो आपका है राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके बारे में सेकंड वाला मौलिक कर्तव्य है। जब हम सी की बात करते हैं तो सी की फुल फॉर्म को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जैसे सी को बोलने में तो हम बोलते हैं सॉवरेनिटी बोलते हैं, वैसे तो सॉवरेनिटी बोलते हैं, परंतु अगर हम बोल जब केवल इंग्लिश को मीनिंग ना देखे और केवल बोलें तो फिर क्या निकलता है, जैसे कि इस तरीके से सोवरेनिटी निकलता है ना, सोवरेनिटी। तो सी से ऐसे याद करेंगे, या फिर हम इसको जो है एक और दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं कि जैसे कम्युनिटी में आपके एकता और अखंडता होती है ना, तो यहाँ पर एकता और अखंडता की बात आपको देखने को मिलेगी। एकता, अखंडता और सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक। अब डी का मतलब होता है डिफेंस। डी का मतलब क्या होता है? डिफेंस, यानी कि हम देश की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, ठीक है। यहां पर इसकी बात होती है। जब ई की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ई का मतलब होता है इक्वालिटी, और इक्वालिटी मतलब जो है हम जो है भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे, और तमाम सारी जो भी चीजें हैं कि हम जो है महिलाओं के प्रति सम्मान रखेंगे, तो वो तमाम सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। एफ का मतलब होता है फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर, तो जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है कि किस प्रकार से हम हमारी सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। जी की जब बात करते हैं तो जी का मतलब होता है ग्रीन, और ग्रीन की जब बात होती है तब बात की जाती है कि वन की बात की जाएगी, पर्यावरण की बात की जाएगी, वन्य जीव की बात की जाएगी, या फिर आप देखो वन, नदी और झील की बात की जाएगी, ठीक है। हालांकि पहले जो है आपके झील आएगा और फिर नदी आएगा। अब जब हम एच की बात करें तो एच का मतलब होता है आपके, हाँ, एच का मतलब क्या होता है, उससे पहले एक बार ई को, आई को देख लेते हैं। तो आई का मतलब होता है आपके इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी या इंडियन इनकम, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। यानी कि यहां पर राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसकी बात की जाएगी, राष्ट्रीय संपत्ति की बात की जाएगी। आज का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, जो आपकी ह्यूमैनिटी है, जो मानवतावाद है, उसकी बात यहां पर की जाएगी, मानवतावाद। और मानवतावाद से पहले आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होगी, ठीक। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो जे का मतलब होता है, जे का मतलब और के का मतलब होता है किड्स एजुकेशन। किड्स एजुकेशन यानी कि जो बच्चों की शिक्षा है उसकी यहां पर बात की जाएगी। जे का मतलब होता है जॉइंट वेंचर, या फिर क्यों कहो जॉइंट एक्टिविटी। जॉइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक
गतिविधि की जो है यहाँ पर बात की जाएगी कि किस प्रकार से सामूहिक तरीके से मिलजुल कर हमें काम करना है और किस प्रकार से राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसर करना है उसकी बात, और यहाँ पर बच्चों की शिक्षा की बात यहाँ पर मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, तो आप इससे भी जो है इनको याद कर सकते हो, बच्चों की शिक्षा। और ये याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरपीएससी का ट्रेंड ऐसा होता है कि वो पूछ लेता है कि ई में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जी में क्या लिखा हुआ है। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे तो हमें इनके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है वो आसानी से लर्न हो जाता है, परंतु इनकी नंबरिंग आसानी से लर्न नहीं होती है। तो इसको हम जो है इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपके ए है उसको एंथम से, बी को बापू से, सी को सॉवरेनिटी या फिर कम्युनिटी से, एकता अखंडता से जोड़ते हुए, डी को डिफेंस से, ई को इक्वालिटी से, एफ को फैंसी से, जी को ग्रीन से, एच को ह्यूमैनिटी से, आई को इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति से, और जे को जॉइंट एडवेंचर या फिर जॉइंट एक्टिविटी कह लो आप, की को और के को जो है किड्स एजुकेशन से हम जोड़कर इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन जिन विशेषताओं की अपन ने बात की थी सबसे पहले उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य की विशेषताएं अगर हम देखें तो एक अधिकार है, मतलब जो अधिकार है और जो कर्तव्य है वो आपस में क्या है, संबंधित है, अर्थात क्या है, ये कोरिलेटिव है। ये जो अधिकार है, हालांकि ये जो है यहीं से स्टार्ट है कि जो अधिकार जो है आपके, पहली क्या विशेषता है कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो आपस में सहसंबंधित है, आपस में क्या है, कोरिलेटिव है। ठीक, यानी कि आपस में क्या है, कोरिलेटिव है, दे आर, ठीक है, कोरिलेटिव है। मूल कर्तव्य जो है वो केवल और केवल नागरिकों के लिए है। दूसरी बात, ये विदेशियों के लिए नहीं है, यानी कि विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। विदेशी नागरिकों को हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप हमारे राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, इनकी जो है सम्मान करो या फिर तमाम सारी जो चीजें हैं केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों के समान ही मूल कर्तव्य भी क्या है, गैर न्यायोचित है। क्या है, गैर न्यायोचित, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अगेन चौथी क्या विशेषता है कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए जो है सरकार ने अनेक सारी व्यवस्थाएं भी की है, कुछ कानून भी पारित किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जिसमें आप जो है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका अनादर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो क्या है कि आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते लोगों में। आईपीसी में भी कई सारी धाराएं उल्लेखित है। इसी प्रकार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी ये कहा हुआ कि आप धर्म, भाषा और जाति और स्टेट के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण में किस प्रकार से वन, झील और नदियों और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके जो है संरक्षण की बात की गई है। तो कई सारे कानून भी हमारे यहाँ पर विद्यमान है। अब क्या है कि यहाँ से हम स्वर्ण सिंह समिति की जो चीजें हैं उनको थोड़ा और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कि जो ये है 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के उपरांत जो है 4 में 51 के आधार पर 10 इसमें जोड़े गए थे। हालांकि स्वर्ण सिंह ने केवल 8 ही का रिकमेंडेशन, मतलब 8 ही रिकमेंडेशन जो है इनकी मानी गई थी, जो कि A to H हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जे के, और यानी कि एक तो जॉइंट वेंचर वाला, एक आपके जो है किड्स एजुकेशन वाला तो बाद में ही जोड़ा गया। तो जी जो है GH, ठीक है, GHI यानी कि क्या होता है कि इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण वाली जो बात है, और ये दोनों की दोनों ही बात, यानी कि एक तो जो है GHI यानी कि जो आपकी इंडियन प्रॉपर्टी है वो वाली बात, IJ यानी कि जॉइंट वेंचर, सामूहिक रूप से हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना, वो वाली बात बाद में जोड़ी गई थी। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश कहां तक थी, A to H तक जो वर्णित है वहीं तक थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों के, और स्वर्ण सिंह समिति ने और भी बहुत सारी बातें कही थी कि आप जो है इन कर्तव्यों को लोगों के लिए बाध्य बनाओ, अगर वो उनकी अनुपालना नहीं करते हैं तो आप जो है उनके ऊपर दंड लगा सको, उन्हें सजा दे सको। हालांकि इस रिकमेंडेशन को सरकार ने नहीं माना। इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि लोगों पर कर लगा, मतलब कर देने की भी लोगों का क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। तो ये वाली भी दोनों ही बातें जो है स्वर्ण सिंह समिति की नहीं मानी गई थी। एक तो क्या आर्थिक दंड व सजा का प्रावधान होना चाहिए कर्तव्यों की अनुपालना से इनकार करने पर, यह बात नहीं मानी गई। इसी प्रकार से कर अदायकों को भी मूल कर्तव्य में शामिल करना चाहा था, जिसे कि संशोधन में स्वीकार नहीं किया गया था। अब एक, क्योंकि आरपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है तो अपन जो है इसके मेंबर जो है उनके नाम देख लेते हैं। कि आपको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह जो है वो तो क्या थे इनके, वो तो थे आपके इनके जो अध्यक्ष है वो। इसके अलावा SS रे इनके पहले सदस्य थे। इसी प्रकार से VN गाडगिल थे, BN बनर्जी थे, दिनेश गोस्वामी थे, DP सिंह थे, CS स्टीफन थे, HR गोखले थे, रजनी पटेल थी,
वीएस सैयद मोहम्मद थे, ये एकमात्र मुस्लिम हो गए। AR अंतुले थे, वसंत साठे थे। इस प्रकार से ये जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की जो सदस्य है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये कितने सदस्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि कुल मिलाकर जो है ये 10-11 सदस्य हैं और एक जो है आपके अध्यक्ष जी खुद है। 11 सदस्य प्लस एक जो अध्यक्ष है, वो टोटल 12 मेंबर जो ये थे उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन की गई। ठीक है, कुछ नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि आप वसंत साठे का नाम याद कर सकते हो, AR अंतुले का नाम, एकमात्र जो मुस्लिम है सैयद मोहम्मद, उनका नाम याद कर सकते हो, स्टीफन का नाम याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है SS रे हुआ, VN गाडगिल हुआ, ठीक, और DP सिंह, दिनेश गोस्वामी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके नाम याद हम कर सकते हैं। अब जब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें, क्या हमने जो शॉर्ट ट्रिक में याद किया है, क्या तमाम सारी मूल अधिकार उसके द्वारा याद हो जाएंगे? तो सबसे पहले हमने क्या याद किया था? ए का मतलब होता है एंथम। अब एंथम के जगह पर, जैसे एंथम तो शब्द है ही सही, राष्ट्रगान यहाँ पर दिया हुआ है, परंतु इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीजें याद करनी है? तो भैया हमें संविधान का पालन करना है, हमें संविधान के जो आदर्श है और उसके द्वारा जो आदर्श दिए हुए हैं, उसके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित है, जो राष्ट्र ध्वज है, जो आपका राष्ट्रगान है, उसका भी आदर करना है। यानी कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, उसके जो आपके राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान है उनका आदर करना है। यानी कि 4 चीजों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, संविधान के द्वारा दिए गए आदर्श, उनके द्वारा दी गई संस्थाएं और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, इन चारों ही चीजों का क्या करना है? हमें आदर करना और संविधान का पालन करना। ये तो हो गया आपका एंथम का फुल फॉर्म। ठीक, दूसरा जो है बी यानी कि बापू और भगत सिंह, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श थे ना, उनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया था काफी लंबे समय तक, तो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी है उनके हृदय में, मस्तिष्क में कौन से विचार चल रहे थे, तो उन उच्च आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, तो राष्ट्रीय आंदोलन को जो भी प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे, तो कौन कौन से उच्च आदर्श थे वो हमारे संविधान में भी वर्णित है। उन आदर्शों को अपने हृदयों में संजोए रखना है और उनका पालन हमें करना है। ठीक है, कि लोकतंत्र के लिए लड़े थे हम, ठीक है, किस प्रकार से जो है पंथ निरपेक्षता हुई या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हुआ, स्वतंत्रता हुई, बंधुता हुई, समानता हुई, तो उन चीजों के लिए हम लड़े थे। तो उन उच्च आदर्शों को क्या है, हमें अपने हृदय में संजोए रखना है। सी का मतलब होता है सोवरेनिटी, और कम्युनिटी से जो है हम एकता और अखंडता निकाल सकते हैं। तो हमें अपनी भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करनी है और उसको अक्षुण रखना है। ठीक है, अक्षुण रखना है, और अक्षुण के लिए जो यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है वो लिया हुआ है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ठीक, अब जब हम डी की बात करेंगे तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है आपके डिफेंस। डिफेंस यानी कि हमें देश की क्या करनी है? रक्षा करनी है। ठीक है, तो हमें डिफेंड करना है देश को। पहली बात, यहां पर अपहोल्ड शब्द इस्तेमाल है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर डी नहीं लिया, हालांकि यहाँ पर रक्षा करना लिखा हुआ है, परंतु संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है और अक्षुण रखना है, प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो डिफेंस का मतलब क्या होता है? देश की रक्षा करनी है, और आह्वान किए जाने पर, अगर राष्ट्र की सेवा की का आह्वान सरकार के द्वारा किया जाता है तो हमें उसको फॉलो करना है। यानी कि आह्वान किया जाने पर हमें राष्ट्र की क्या करनी है? सेवा करनी है। तो ABCD कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो ई का मतलब होता है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में यहां पर 3 चीजें वर्णित है। पहली चीज क्या है कि हमें भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना विकसित करनी है। यह पहली बात हो गई कि भारत के तमाम सारे जितने भी लोग हैं उनमें समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना विकसित करनी है, पहली चीज। दूसरा, किस आधार पर भेदभाव नहीं करना है? तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर और प्रदेश और वर्ग के आधार पर। ठीक है, यानी कि यहां पर एक नया सेट बता रहे हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल 15 और 16 में पढ़ा था, हमने जो है सामाजिक न्याय की अवधारणा में, प्रस्तावना में भी देखा था। तो वो आधार RRCSP की बात कर रहा है, यहां पर कुछ अलग आधारों की बात कर रहा है। हालांकि धर्म वहां पर भी वर्णित था, परंतु भाषा, प्रदेश और वर्ग, ये तीनों ही चीजें केवल और केवल यहीं पर वर्णित है कि भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भी आपको भेदभाव नहीं करना है। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर, यानी कि 4 आधारों पर भेदभाव नहीं करने की बात जो की हुई है वो हो गई आपकी इसकी दूसरी बात, कि हमें इक्वलिटी के तहत क्या क्या करना है।
दूसरा क्या है कि इक्वलिटी किसको नहीं दी जाती, तो महिलाओं को नहीं दी जाती। तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये तीन बात, यानी कि यहां पर जब इक्वलिटी की बात होगी, इक्वलिटी की बात होगी, तब इक्वलिटी की बात कितनी स्तर पर होगी? पहला तो हमारे हमारे देश में क्या है, समरसता और भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना है, समरसता व भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना है। दूसरा क्या है, तो हमें चार आधारों पर भेदभाव से परे उठना है, यानी कि चार आधारों से भेदभाव से परे हो हम। कैसे, कौन कौन से? तो हमारा एक तो धर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, भाषा हो गया, तीसरा प्रदेश हो गया, और चौथा क्या हो गया, वर्ग हो गया। इन चारों ही आधारों पर भेदभाव हमें नहीं करना है। और तीसरा इक्वलिटी किसको चाहिए, महिलाओं को। तो स्त्रियों के विरुद्ध जो भी मतलब ऐसी प्रथाएं हैं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका क्या करना है, हमें त्याग करना है। यानी कि यहाँ पर इक्वलिटी तीन चीजों की बात कर रहा है कि देश के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। धर्म भाषा प्रदेश और वर्ग के भेदभाव से परे होना है हमको, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक। अब इसके बाद में फैंसी कल्चर की जब बात आती है तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, ठीक है, यहां पर एक वर्ड छूट गया है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, तो सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है कंपोजिट कल्चर। तो ये जो कंपोजिट कल्चर है, उस कंपोजिट कल्चर के गौरवशाली परंपरा का महत्व हमको समझना है और उसका परिरक्षण करना है। क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसकी वैल्यू समझनी है। पहली बात तो कि भैया हमारे यहाँ पर क्या वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा थी, बाहर से कितनी आक्रमणकारी आए फिर भी हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस अवधारणा के तहत हमने क्या है कि सभी को अपने में संजोया है, चाहे मुगल मुस्लिम आए चाहे ब्रिटिश आए, उनकी कल्चर को हमने क्या है कि हमने हमारी कल्चर को भी बनाए रखा और उनकी कल्चर को भी हमारे कल्चर में समाहित किया। यानी कि ये जो मिश्रित गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी बनी है वही सामाजिक संस्कृति के तहत यहाँ पर उल्लेखित है। और इस गौरवशाली जो परंपरा है उसको क्या, उसका सबसे पहले तो उसकी वैल्यू करनी है, उसका महत्व समझना है, और दूसरा उसको क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है। उसको क्या करना है, प्रिजर्व यानी कि परिरक्षण करना है। ये किसमें लिखा हुआ, एफ यानी कि फैंसी में, ठीक। यानी कि अब जो जी की बात करेंगे यानी कि ग्रीन की बात करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि ग्रीन से क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण में चार शब्दों का वर्णन किया गया है। पहला है वन, लास्ट है वन्य जीव। इस तरीके से याद करते हैं, पहला वन, लास्ट है वन्य जीव। और फिर आपको पता है कि अल्फाबेटिक मोड में चले तो झ के बाद में ही न आता है, यानी कि पहले झील आएगी फिर नदी आएगी। तो वन, झील, नदी और वन्य जीव, इस तरीके से चारों ही चीजों जो कि पर्यावरण के, प्राकृतिक पर्यावरण के अनिवार्य अंग है कि क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है और क्या करना है, इनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। क्योंकि वन्य जीव क्या है, प्राणी मात्र है, तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। यानी कि हमें क्या है कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, वन आएगा, आखिर में वन्य जीव, बीच में क्या आएगा, झील और नदी। वन, झील, वन और नदी की रक्षा करनी है, इनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ये किसमें है, हमारे ग्रीन वाले पॉइंट, यानी कि 51A या फिर 51 के अंदर ये वाली चीज है, ठीक है। यहां पर देख लो आप कि कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर करना है, इनको प्रोटेक्शन करना है, इनका जो है क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट, यानी कि एच में क्या है, एच का मतलब ह्यूमैनिटी होता है। तो ह्यूमैनिटी मतलब मानवतावाद होता है, ठीक है। मानवतावाद को फॉलो करना है पहली बात। तो मानवतावाद से पहले जो है हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीन दृष्टिकोण की बात ये कर रहा है कि मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में हमें मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का, ज्ञानार्जन यानी कि सुधार हो रहा है, यानी कि तीन चीजों का हमें जो है या फिर आप चार चीज भी इनको काउंट कर सकते हो कि हमें क्या है कि साइंटिफिक टेम्पर जो है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको फॉलो करना है, हमें ह्यूमनिज्म को फॉलो करना है और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म की, यानी कि ज्ञानार्जन और सुधार की जो भावना है उसका विकास करना है। और मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म जो कि अपनी ट्रिक है, यानी कि ह्यूमनिज्म को फॉलो करना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हमारे सोचने का तार्किक जो आधार है उसको ही फॉलो करना है, ठीक है, बजाय कि अंधविश्वास को फॉलो करने के। तो यहां पर तीन चीजें वर्णित है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा, मानवतावाद को हमें फॉलो करना है और हमारी जो खोजने की प्रकृति है या फिर यूं कहो कि ज्ञानार्जन की जो प्रवृत्ति है या सुधार की जो प्रवृत्ति है उस भावना का क्या करना है, हमको विकास करना है। यहां पर भी तीन
चीजें उल्लेखित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। जैसे कि वहां पर भी हमने जब इक्वलिटी देखी थी तो इक्वलिटी भी 3 स्तर पर देखी थी कि हमें कौन कौन सी स्त्रियों को कौन से 4 आधारों पर भेदभाव से परे उठना है और भ्रातृत्व और समरसता की भावना का विकास करना। तो यहां पर भी कितनी है? 3 है। ठीक। नो नो यानी कि आई से क्या है? तो आई से हमने देखा इंडियन प्रॉपर्टी, या फिर यूं देखो कि जो है आपके जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्या करना है? हमें सुरक्षित करना है और हमें हिंसा भी नहीं करनी है। मतलब अगर हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे होंगे तो क्या हिंसा करके ही पहुंचा रहे होंगे? यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी है और सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है? सुरक्षित करना है। यानी कि हमें क्या करनी है? हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, तो नो से ऐसे भी याद रख सकते हो कि हिंसा से दूर रहे, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा 9 नंबर पर जो है वो है। हालांकि हम आई यानी कि इंडियन प्रॉपर्टी या फिर इनकम वाली जो बात है वहां से कि भैया हमारी ये जो जितने भी संस्मारक है वहीं से ही तो हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो ये इससे हम जोड़कर भी याद कर सकते हैं। हालांकि आई यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी है, को क्या करना है? हमको सुरक्षित रखना है, सेफ गार्ड करना है। किसको? किसका? पब्लिक प्रॉपर्टी का। और क्या करना है? टू जो है क्या करना है? एब्ज्यूर मतलब हमें हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। ठीक है, हमें हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। ठीक है, जब जे की बात करेंगे तो जे का मतलब होता है ज्वाइंट वेंचर यानी कि सामूहिक गतिविधि। तो व्यक्तिगत अपने खुद के स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करना है। मतलब जितने भी क्षेत्र आपको मिलते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करना और उत्कर्ष को मतलब सबसे ऊंची चोटी को छूना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए सतत प्रयास करना है, जिससे कि राष्ट्र अच्छा, क्योंकि हम पर्सनल स्तर पर भी उत्कर्ष को छू रहे हैं, सामूहिक स्तर पर भी उत्कर्ष को छू रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हमारा राष्ट्र जो है वो निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो हमें क्या करना है? हमें व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, ताकि हमारा देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उपलब्धियों के नई ऊंचाइयों को छू पाए। यानी कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर निरंतर प्रयास करना है अच्छे लेवल पर, ताकि हमारा राष्ट्र जो है वो नई ऊंचाइयों को छू सके। ये वाली चीज यहां पर याद रखनी है। के का मतलब किड्स एजुकेशन होता है। तो 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनके उनके जो पेरेंट्स है यानी कि अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यहां पर देख लेते हैं द पेरेंट्स और गार्जियन। ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियन प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन और टू हिज चाइल्ड एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14। ठीक है, 6 और 14 के बीच में जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स जो है, जो अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 के बीच में है उनको एजुकेशन प्रदान करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हो गई ये सारी की सारी जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की जो ट्रिक है उसकी फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या हमें ये चीजें याद हुई क्या? पहली बात ए मतलब एंथम। एंथम मतलब यहां पर हमने जो है संविधान देख लो एक बार वापस, संविधान के उच्च आदर्शों को, हाँ हाँ, संविधान की पालना की बात की गई थी और इसके साथ में इसने जो उच्च आदर्श दिए, इसने यहाँ पर भी 3 चीजें का उल्लेख किया है। एक तो उच्च आदर्श जो दिए हैं, जो भी संस्थाएं जो दी है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, यानी कि 4 चीजों की बात की गई है कि संविधान का पालना करना है और संविधान के द्वारा दिए गए उच्च आदर्श, राष्ट्र संस्थाएं, राष्ट्रगान व राष्ट्र ध्वज का क्या करना है? हमें आदर करना है, पहली बात। दूसरा बी का मतलब बापू, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन उच्च आदर्शों को मतलब हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो जिन उच्च आदर्शों से प्रेरित हुआ था उन उच्च आदर्शों को हमें अपने हृदय में संजोए रखना है और उसकी पालना करनी है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श थे उनकी क्या करनी है? हमें हृदय में संजोए रखना और उसकी पालना करनी है। जब सी की बात करेंगे तो सोवरेनिटी सबसे पहले याद कर लो, फिर कम्युनिटी से एकता और अखंडता याद कर लो। तो सोवरेनिटी और एकता अखंडता की क्या करनी है? रक्षा करनी है और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना, उसको क्या करना है? प्रिजर्व, अपहोल्ड करना है। क्या करना है? अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है। ठीक, फिर इसके बाद में डी का मतलब डिफेंस, तो देश की रक्षा करनी है और जब देश आह्वान करे, सरकार आह्वान करे तो क्या करना है? उनकी राष्ट्र की सेवा के लिए भी हमें तैयार रहना। आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा हम करेंगे। रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। ठीक है,
इसके बाद में आप देखो कि भारत के, अच्छा ई का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, और इक्वलिटी तीन तरह की कि समरसता और समानता की भावना, जो समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, चार आधारों पर भेदभाव से परे उठना है, यानी कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो ऐसी भावना का निर्माण करना है जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी भाषा, ऐसी भ्रातृत्व और समरसता की भावना विकसित करनी है जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के भेदभाव से परे हो, और ऐसी तमाम सारी प्रथाओं का भी त्याग करना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये जो आपके इक्वलिटी वाली बात हो गई। फिर अब की अगर हम बात करें, यानी कि फैंसी कल्चर की बात करें, तो जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, इसका क्या महत्व समझना है, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू समझनी है, और फिर उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। उसको क्या करना है, प्रिजर्व यानी कि परिरक्षण करना है। अब के बाद में जी, जी यानी कि ग्रीन, ग्रीन में सबसे पहले पर्यावरण की बात हम कर रहे हैं, और पर्यावरण में पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं, और पर्यावरण में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले वन, आखिर में वन्य जीव, बीच में झील और नदी। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें झील, वन, झील, नदी व वन्य जीव है, उसकी रक्षा करनी है, उसको संवर्धन करना है, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में जी के बाद में एच आता है। एच का मतलब ह्यूमैनिटी होता है। ह्यूमैनिटी से पहले वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, ह्यूमनिज्म हो गया आपका। इन दोनों को फॉलो करने के अलावा हमें कौन कौन सी दो और भावनाएं जो कि सिमिलर मिली हुई है, यानी कि हमें ज्ञानार्जन तथा सुधार की जो भावना है, जो कुछ रिसर्च करने की जो हमारी भावना है, ठीक है, तो हमारा जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, जो रिफॉर्म है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म जो है, यानी कि सुधार करने की भावना, और इंक्वायरी और रिफॉर्म यानी कि ज्ञानार्जन करने की भावना, सुधार करने की भावना, और ज्ञानार्जन करने की भावना का क्या करना है, हमें विकास करना है। फिर इसके बाद में आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब होता है आय करो, या तो फिर आय करो यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, इंडियन प्रॉपर्टी से भी याद रख सकते हो कि हमें सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना है, सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। जे का मतलब हमने देख लिया, ज्वाइंट वेंचर, तो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हमें निरंतर क्या करना है, निरंतर अच्छा प्रयास करना है, ताकि हमारा देश जो है नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, तो सभी गतिविधियों, सभी क्षेत्रों में क्या है, उत्कृष्ट की ओर बढ़ना है, ताकि सतत प्रयास से हमारा और सतत प्रयास करना है सभी क्षेत्रों में, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करना, ताकि हमारा देश जो है वो नवीनतम, प्रगतिशील और नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, 6 से 14 साल के अभिभावकों को तो ये है ही है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। ठीक है, इसके साथ में होती है आपकी ये जो फंडामेंटल जो राइट है, इन वाली क्लास तो होती है आपकी कंप्लीट। अब बात करते हैं हम कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से जो आरपीएससी और यूपीएससी की जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करें, या फिर ट्रेंड की अगर बात करें, तो ट्रेंड ऐसा ही रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वहां से हर बार क्वेश्चन पूछे ही गए। तो हमें एज इट इज वो जो है अक्षर से याद होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, कुछ फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे गए थे, जैसे कि स्वर्ण सिंह समिति की जो सदस्य हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि उस का क्रम क्या है, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज वर्णित है, वो उनका क्रम क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है ये पूछना, ये बताना है हमें। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो करेक्ट, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, सही बात है। स्वर्ण सिंह समिति अभी अपन ने पढ़ी थी, उसी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने इसको समावेशित किया था। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51 क में किया गया है, सही बात है कि भाग 4 के 51 क, या फिर कहो कि 51 ए में जो है आर्टिकल 51 ए में इसका समावेशन किया गया था, बात सही है। भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन व सुधार, यानी कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करें और किस तरीके से जो है आप ज्ञान का अर्जन करो, इंक्वायरी और इंप्रूवमेंट की भावना जो है उसका विकास करें। तो ये वाली बात भी जो है हमारे उसमें मौजूद है कि किस तरीके से स्पिरिट ऑफ जो है रिफॉर्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है इसकी बात हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, यानी कि जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा डाली गई थी, और नागरिकों का ही ये कर्तव्य, यहाँ पे विदेशियों का कर्तव्य नहीं है, यानी कि ये वाली बात भी सही है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 में है क्या? अभी अपन ने देखा भाग 4 क में है, तो यानी कि ये सेंटेंस आपके गलत हो गया, यानी कि सही नहीं कौन सा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, 51A में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान से लिए गए? तो मैंने बताया था आपको कि रशिया से हमने ये लिए हैं। हालांकि तमाम सारे समाजवादी देश जो है वहां पर ही कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो उदारवादी देश है वहां पर कोई कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। तो रशिया, सोवियत रूस जो पहले था, वहीं से ही हमने जो मौलिक कर्तव्य वो लिए हैं। तो फ्रांस, अमेरिका और कनाडा की बजाय इसमें आंसर क्या होगा? यूएसएसआर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत अमीरात। ठीक है, सॉरी, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत ऑफ रशिया, ऐसी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, संविधान के मूल कर्तव्यों जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, तो किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया। साहा आयोग ने अनेक सारे कानूनों की बात की थी कि इन कानूनों के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, और उनके नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया। सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग वीपी जो वीरप्पा मोइली है उनके नेतृत्व में गठित किया गया था। संथानम कमीशन जो है वो आपके, जो हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी जो पढ़ते हैं, उसके संदर्भ में उसी की सिफारिश के बाद में सीवीसी का गठन किया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लागू किए जाने के संबंध में क्या बात है? क्या राज्य को उत्तरदायी बनाता है, क्या केंद्र सरकार को उत्तरदायी बनाता है, क्या स्थानीय संस्थाओं को उत्तरदायी बनाता है, या संविधान इस विषय में मौन है? तो मैंने बताया था कि संविधान क्या है, इस विषय पर मौन है। संविधान ये नहीं कहता कि आप जो है मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों को लागू करो ही करो। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में अक्षर से उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार करो। तो अक्षर से विचार करना है, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई जो है कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। दूसरा देखो, देश की रक्षा करे व आहवन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी बिल्कुल बात सही है। कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दे, तो ये लाइन जो है हमने पढ़ी ही नहीं है मूल कर्तव्य में, ये हमने पढ़ा है नीति निर्देशक तत्वों में। जब हमने ट्रिक के अंदर हम देखा था कि कप सामान्य अंत, जब हमने देखा था तब उसके अंदर हमने देखा था कि आर्टिकल 51, 50 और 49 के बाद में जब इधर हम बात करते हैं तो ये 48A को डिनोट करती है, और ये पूरा जो है आपके 48 यानी कि कृषि व पशुपालन की बात जब करती है तो वो डीपीएसपी में किया जाता है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और ये वाला गलत होते ही आपके आंसर 1 व 2 यानी कि 4 नंबर वाला ऑप्शन वो निकल के आ जाएगा कि ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल मतलब 51A(c). सी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी। ठीक है, एक तो क्या होता है? सोवरेनिटी। एक क्या होता है? कम्युनिटी, यानी कि एकता और अखंडता, यानी कि यूनिटी और जो है आपके इंटेग्रिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से शब्द वर्णित है 51C में। तो सोवरेनिटी शब्द वर्णित है, यूनिटी शब्द वर्णित है, और इंटेग्रिटी शब्द वर्णित है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन भी है, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन किसमें है? बापू वाले में, बापू या भगत सिंह वाले में, यानी कि 51ख में है, या फिर यूं कहो 51A(b) में वर्णित है। क्या? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना है और उनकी पालना करनी है। ठीक है, तो ये वाली बात तो कहां पर है? 51A(b) में है। Which of the following pairs is not correct regarding the fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो हमें क्या करना है? रिनाउंस करना, हमें त्याग करना है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का। तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है, और ये किसमें है? इक्वलिटी वाले में, यानी कि 51A(e) में है। ठीक, फिर क्या है? हमें डेवलप करना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना। तो ये भी सही है। तो ये कौन सा है? तो ये आपके है जो मानवतावाद H वाला, यानी कि 51A(H) में है। परिरक्षण करना है, क्या हमें क्या हमें प्रिजर्व करनी है क्या? ये देखो, प्रिजर्व करने वाली बात हमने कल्चर के संदर्भ में पढ़ी थी कि हमें हमारी जो कंपोजिट जो कल्चर है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है,
उसको क्या करना है, फैंसी जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है। तो ये प्रिजर्व करने वाली बात अभी हम वापस से उसको रिव्यू करके देखेंगे कि प्रिजर्व करने वाली बात हमने कहां पे पढ़ी थी। जबकि प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने की बात है, मतलब उसकी रक्षा करने की बात हमने यहां पर देखी थी, ठीक है, ना कि परिरक्षण करने की। ठीक है, और देख लेते हैं अभी। निर्माण करना है, सभी लोगों में क्या है, समरसता और सम्मान की, भ्रातृत्व की भावना। ठीक है, और समान समरसता और भ्रातृत्व की भावना कैसी हो, जिसमें कि भाषा, प्रदेश, वर्ग और जो है आपके धर्म का जो है भेदभाव से परे हो, और स्त्रियों के प्रति सम्मान की बात जो है, ये कौन सी वाली बात हो गई अगेन, 51A वाली बात हो गई। ठीक है, इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही सोचा और लिखा है। तो ई की बात देख लेते हैं कि ई में जो है वो समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने की बात, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो तो सही है। ठीक, इसके अलावा हाँ देखो, ये परिरक्षण की जो बात है यानी कि प्रिजर्व की जो बात है वो किसके संदर्भ में है, हमने पढ़ी, सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में पढ़ी। ठीक है, अब यानी कि वो रक्षा के संदर्भ में कौन सी है, तो रक्षा वाला तो कौन सा है आपके, रक्षा वाला तो डी होगा। तो डी तो यहीं पे पढ़ लिया था हमने कि हम देश की रक्षा करें और आहवन किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक है, और उससे पहले सॉवरेंटी वाली जो है वहां पर अक्षुण रखने की बात है। और अक्षुण का जो हिंदी अर्थ मैंने बताया था वो था, क्या था आपके, कि अपहोल्ड, अपहोल्ड करेंगे और उसका प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहां पर परिरक्षण की कोई बात नहीं की गई है, पहली बात। ठीक, दूसरा, देश की रक्षा करेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार वापस देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो यहां पर जो है आपके निर्माण वाली बात बिल्कुल सही है, विकास वाली बात भी सही है, परंतु परिरक्षण वाली बात नहीं है। एकता अखंडता की रक्षा करने की बात की गई है, किसकी बात की गई है, इसकी जो है प्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करने की बात की गई है, रक्षा करने की बात की गई है। ये देखो, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसको प्रिजर्व करने की बात की गई है। और प्रिजर्व करने का मतलब होता है कि प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, ना कि जो परिरक्षण की बात की गई थी। परिरक्षण की बात तो कंपोजिट कल्चर के बारे में की गई थी, और प्रिजर्व करने की बात उसके लिए होती है, यानी कि डिफेंस की बात, प्रोटेक्ट की बात की गई थी, प्रिजर्व की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये देखो, प्रश्न की प्रकृति ऐसी हो जाती है कि जो है आपको इतना गहनता से पढ़ना पड़ेगा कि यहां पर जो है वो कौन सी बात है, प्रिजर्व बात नहीं है, प्रिजर्व नहीं है, यहां पर क्या है, प्रोटेक्ट है। क्या है, प्रोटेक्ट है। ठीक, तो प्रोटेक्ट की जगह अगर प्रिजर्व लगा दिया तो भी ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन आर, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन सिटीजन की, संविधान का पालन करे। तो ये कौन सी वाली है, याद करो, 51A यानी कि एंथम वाली है, जिसके अंदर 4 चीजों का वर्णन है, एंथम का वर्णन है, राष्ट्र ध्वज का वर्णन है, संस्थाओं का वर्णन है, और इसके द्वारा संविधान के द्वारा दिए गए आदर्शों का वर्णन है। और संविधान की पालन करनी है और इन चारों का क्या करना है, हमें आदर करना है। ठीक है, देश की रक्षा करे और आहवन किए जाने पर देश की क्या करे, सेवा करे। तो ये कौन सा वाला है, 51A डिफेंस, डी। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे, क्या अंतरराष्ट्रीय शांति हमने पढ़ी थी, क्या नहीं पढ़ी है, कहां पर पढ़ी थी हमने, तो कप सामान्य अंत जब हमने देखा है, कप सामान्य अंत जब हमने डीपीएसपी में देखा है, तो अंत का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय शांति। तो ये तो आर्टिकल 51 है, ना कि 51A है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां पर वर्णित है, आर्टिकल 51 में, जबकि 51 में भी ABCD 4 पढ़े थे हमने, ABCD, तो वो भी हमें याद होनी चाहिए। ये 51A की जो बात है, 51A की बात है, ना कि 51 कैपिटल A की बात है। ठीक है, ये भी अंतर आपको पता होना चाहिए कि 51 कैपिटल ए में जो है आपके मौलिक कर्तव्य वर्णित है, जबकि 51 में आपके अंतरराष्ट्रीय शांति की बात है, जो कि 51A की बात है। इसके अलावा BCD, 51A, 51A, 51B, 51C और 51D वो अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि से संबंधित आर्टिकल है, वो एक अलग चीज है। यानी कि सी जो ऑप्शन है वो गलत है, सी ऑप्शन जहां जहां पर भी दिख रहा है वो ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका आंसर तो ये होगा। वैज्ञानिक सोच का विकसित करें, तो सही बात है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्या करना है, डेवलप करना है, सही बात है। और हिंसा को क्या करना है, हमें त्यागना है। हिंसा को त्यागना वाली बात कहां पर है, तो जहां पर इंडियन
प्रॉपर्टी की बात की गई है, यानी कि 51A की जो बात की गई है वहां पर हिंसा को त्यागने की बात की गई है। वैज्ञानिक सोच यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की कहां पर बात की गई, तो जहां पर जो है आपके मानवतावाद यानी कि 51 की ह्यूमनिज्म की जहां पर बात की गई है वहीं पर आपके वैज्ञानिक सोच की बात की गई है। ठीक है, भारत के संविधान के आर्टिकल 51 के उपबंधों के तहत परिरक्षण शब्द अभी मैंने कहा था, परिरक्षण यानी कि जो आपके प्रिजर्व शब्द है वो कंपोजिट कल्चर के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो आपकी जो कंपोजिट कल्चर जो है, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसके संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, हालांकि सार्वजनिक संपत्ति का भी उल्लेख है, परंतु सार्वजनिक संपत्ति का परिरक्षण की बात नहीं की गई थी। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के भी परिरक्षण की बात नहीं की गई थी। संप्रभुता एकता की तो रक्षा की बात की गई थी। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की क्या बात की गई थी, प्राकृतिक पर्यावरण का हम संरक्षण करेंगे। ठीक है, और जो प्राकृतिक पर्यावरण में जो भी शामिल है आपके, चाहे वन से लगाकर वन्य जीव में आपके नदी भी आ जाएगी, झील भी आ जाएगी। ठीक है, तो झील, नदी और वन्य जीव का क्या करेंगे हम, का संरक्षण करेंगे और उनका संवर्धन करेंगे, ये वाली बात यहां पर आपके की गई थी। सार्वजनिक संपत्ति की तो क्या की गई थी कि सार्वजनिक संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हाँ, यहां पर देखो कि हम जो है क्या नहीं करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे, तो सुरक्षित रखने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्लाइड में चलते हैं अपन, क्योंकि ये हो चुका है। अब ये देख लीजिए आप कि इसमें कौन से प्रश्न है कि भारत के कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में 4 चीजें शामिल है। सबसे पहले वन, लास्ट में वन्य जीव, बीच में क्या आएगी, पहले क्योंकि झील आएगी और फिर नदी आएगी, तो पहले वन फिर वन्य जीव, पहले वन, हाँ, यानी कि यहां पर जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। ये यहां पर वन्य जीव है, यहां पर क्या है, वन्य जीव है, क्योंकि वन फिर वन्य जीव, झील और नदी, इसके अंदर आंसर डी होगा, क्योंकि पर्वत शब्द तो उल्लिखित ही नहीं है। ठीक है, कुछ इंग्लिश में भी ऑप्शन गड़बड़ हो रखे हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में, यानी कि जी में, तो जी में क्या है, ग्रीन है, और ग्रीन में वही 4 शब्द वर्णित है, यानी कि वन, झील और नदी तो है परंतु पशु नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और कौन सा था, वन, झील, नदी और वन्य जीव। ठीक है, उसकी जगह इन्होंने पशु लिख दिया, तो पशु शब्द वर्णित है, ये वन्य जीव शब्द वर्णित है। भारत के संविधान की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है, तो ये अभी हमने पढ़ा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि ह्यूमनिज्म, यानी कि 51A के अंदर ये वर्णित है। और ये कहां पर वर्णित है, तो मौलिक कर्तव्यों में वर्णित है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में। हालांकि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यहीं पर ही है। नीति निर्देशक तत्वों में भी वैज्ञानिक शब्द का तो वर्णन है कि जो आपके कृषि है, जो पशुपालन है, उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का हम जो है इस्तेमाल करेंगे, तो इस संदर्भ में वर्णन है, परंतु यहाँ पे आंसर तो क्या होगा आपके 3। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है तो कौन सा है, तो मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, कंपोजिट कल्चर का क्या करना है, प्रिजर्व करना, परिरक्षण करना है। ठीक है भैया, संरक्षण शब्द लिखा हुआ, पर संविधान में क्या लिखा हुआ, परिरक्षण करना है। ठीक है, कमजोर वर्गों, सामाजिक अन्याय की रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन टू सोशल जस्टिस, ऐसी कोई बात हमारे मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति और शोध की भावना, यानी कि डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट और स्पिरिट ऑफ रिसर्च जो है, ये सही बात है। तो ये कहां पर वर्णित है, ये आपके 51A में वर्णित है, ह्यूमनिज्म वाली बात में। कंपोजिट कल्चर यानी कि जो फैंसी कल्चर है, 51A में वर्णित है। ठीक, वैयक्तिक और सार्वजनिक गतिविधियों में उत्कृष्टता को, ज्वाइंट वेंचर, जे 51A के अंदर वर्णित है। परंतु ये वाला जो शब्द है वो कहां पर वर्णित है, ये दूसरा वाला, ये अभी अपन निकालेंगे। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, यानी कि 1, 3 और 4 इसका आंसर होगा, 1, 3 और 4 इसका आंसर होगा। कमजोर वर्गों के सामाजिक अन्याय से रक्षा करनी है, तो कमजोर वर्गों की सामाजिक अन्याय से रक्षा करनी है। ये आप याद करो कि जब हम शशि अशोक पढ़ रहे थे, शशि अशोक जब देख रहे थे, तब मैंने ये कहा था कि ये जो स है वो 44 नंबर का आर्टिकल है,
सी 45 नंबर का आर्टिकल है, यानी कि बच्चों को शिक्षा के संदर्भ में 0 से 14 तक। अशु जो है ये 46 नंबर का आर्टिकल है, और उसमें इस ए का मतलब क्या है कि हमें आर्थिक और शैक्षणिक हित संरक्षित करने हैं, जो भी एससी है, जो भी एसटी है, जो भी कमजोर वर्ग है उसके। और ये यहां पर लिखा हुआ था कि शोषण जो होता है और जो सामाजिक अन्याय जो होता है उससे क्या करना है, उससे संरक्षण करना है, उससे उनकी सुरक्षा करनी है। तो ये यहां पर जो शब्द उल्लेखित है, कमजोर वर्गों के सामाजिक अन्याय से रक्षा करना है, तो वो आर्टिकल नंबर 46 से लिया हुआ शब्द है। 46 का जो ये वाला जो भाग है वहां से लिया हुआ है, ठीक है। हालांकि सामाजिक अन्याय की जो बात है, आप अन्याय की बात नहीं है वहां पर, सामाजिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है। जब हम आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो वहां पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है, वहां पर अन्याय की बात नहीं। तो अन्याय की बात तो आपके आर्टिकल 46 में ही है, यानी कि इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसके साथ में आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको हमने याद भी कर लिया है, हमने सारे पीवाईक्यू भी कर लिए हैं, ट्रेंड भी देख लिया है कि किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन तमाम सारे प्रश्नों को, एक प्रश्न छूट गया, आई थिंक वो स्वर्ण सिंह समिति से ही आया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की जो सदस्य है उनको, उनके नामों को एक बार वापस पढ़ लेना चाहिए हमें, कि क्या स्वर्ण सिंह समिति के जो सदस्य है उनके नाम हमें एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि याद तो ये पूरी तरीके से होने से रहे, परंतु फिर भी जो है वो काफी हद तक हम जो है इन नामों को याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्वर्ण सिंह समिति के जो सदस्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह है, ऑब्वियस सी बात है। परंतु इसके अलावा अगर हम अन्य चीजों की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य हैं एस एस रे, ठीक, वी एन गाडगिल, गाडगिल फॉर्मूला आप याद करते हो तो उससे याद कर लो, वी एन गाडगिल। इसी प्रकार से एक पश्चिम बंगाल से बनर्जी साहब, ठीक, दिनेश गोस्वामी साहब, ये तो काफी फेमस है, इनके नाम पर एक अलग से कमेटी भी बनी हुई है। डीपी सिंह भी थे। सी एस स्टीफन, ये एक अंग्रेज टाइप का इंसान है, स्टीफन नाम से याद कर लो इसको, ठीक है। एक गोखले अपन स्वतंत्रता संग्राम में भी पढ़ते हैं, एक गोखले यहां पर भी है। रजनी पटेल एक महिला हो गई है। एकमात्र मुस्लिम जो हो गए ये आपके सैयद मोहम्मद हो गए। अंतुले, अंतुले और वसंत साठे, ये तो दोनों नाम थोड़े से अतरंगी लग रहे हैं, तो इन दोनों ही नामों को हमको स्पेशली याद करना है कि अंतुले और वसंत साठे किसके सदस्य हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य हैं। तो एक तो हो गए अंतुले, एक हो गए वसंत साठे, ठीक है, एक रजनी हो गई, एक जो है आपके सैयद मोहम्मद यानी मुस्लिम सदस्य हो गए। इसके अलावा फिर आप इससे पहले देखोगे तो एक अंग्रेज हो गए स्टीफन, ठीक है, एक बंगाल से हो गए बनर्जी, ठीक है, गाडगिल फॉर्मूले से गाडगिल, और दिनेश गोस्वामी की नाम की भी एक समिति बनी हुई है, दिनेश गोस्वामी, फिर एसएस रे, डीपी सिंह और सीएम स्टीफन तो हो ही गए थे, एक गोखले। यानी कि कहां कहां से सदस्य उठ के आ रहे, एक इतिहास से ले लो गोखले, एक बंगाल से ले लो बनर्जी, एक रजनी पटेल ले लो, एक जो है आपके मोहम्मद जो है मोहम्मद सैयद मोहम्मद मुस्लिम ले लो, ठीक, फिर जो है एक अंग्रेज ले लो स्टीफन, एक जो है आपके दिनेश गोस्वामी ले लो, इसी प्रकार से एक जो है आपके एसएस रे ले लो, ठीक है, एसएस रे को भले बाद में लो, परंतु गाडगिल फॉर्मूले वाले गाडगिल को पहले ले लो। फिर जो है आप वसंत साठे और एक और क्या था, वसंत साठे और अंतुले, इन दोनों ही नामों को एक साथ ले लो। तो ये इस तरीके से एक मोटा मोटी चीजें अपन को याद होनी चाहिए कि शुरुआती किस प्रकार से केवल 8 ही थे, 4 कै थे, 10 थे, ठीक है, 11वां कब जोड़ा गया, तो जो आपके वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया। तो वो तमाम सारी चीजों के साथ में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो क्लास है वो कंप्लीट होता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज की ये ABCDEFGHI वाली जो ट्रिक है वो भी हमने बहुत अच्छे से याद कर ली, और इसके अंदर क्या क्या वर्णित है तो वो भी सारी चीजें हमने याद कर ली, ठीक है। अच्छा, ये होती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज वाली क्लास फिनिश। हो सकता है कि अगली वाली क्लास जो है संविधान सभा के ऊपर आए या फिर संसद यानी कि राष्ट्रपति और उनके ऊपर आए, तो वो हम देख लेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि जो है हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा मटेरियल भी बना सके, क्योंकि तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से मार्केट में चलती है कि अच्छे व्यूज़, अच्छे लाइक ही अच्छी मेहनत को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपकी साथ देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।